सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो आज हम लोग जो इस सप्ताह यह वीडियो देख रहे हैं आप, इसमें हम लोग अपने मिड टर्म परीक्षा की यानी मिड टर्म परीक्षा जैसी होने वाली हिंदी में उसके पाठ्यक्रम पर एक बार क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे यानी दोहराएंगे, रिवीजन करेंगे और उसके साथ साथ परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आपका आने वाला है, क्वेश्चन पेपर, उसका प्रारूप कैसा होगा उस पर चर्चा करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। बता दूं, वैसे तो आप सबको मालूम है लेकिन फिर भी मैं एक बार वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम यानी आपके सिलेबस को आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला कविता है लहरों का गीत, कहानी है हेलेन केलर, दया की जीत, व्याकरण का है वर्ण, विशेषण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अपठित गद्यांश तथा अनुच्छेद लेखन। इतना कार्य है आपका इसमें, इतने पाठों को तैयार करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पर जो है कि परीक्षा के पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति यानी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान से देखें आप, यहाँ पर लहरों का गीत का जो ये व्याख्या है, यह व्याख्या अंश आपके इसके पहले वीडियो में भी बताया गया है, समझाया गया है। एक बार मैं इसको संक्षेप में आपको समझाते चलूं ताकि परीक्षा के नजदीक समय में आप इस एक वीडियो को देखकर अपने पाठों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रथम पद और द्वितीय पद की व्याख्या प्रस्तुत की है। कविता आप लोगों को याद है, तो पहले पेज में जो दो पद है ये उनकी व्याख्या है यहाँ पर। तो प्रस्तुत कविता में कवि एक छोटी सी नन्ही बालिका के मन के भाव को अपनी कविता के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। वह बालिका अपनी माता के साथ समुद्र के किनारे समुद्र की सुंदरता को निहार रही है। बालिका उठती गिरती लहरों को देख रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि मानो ये लहरें कलकल छलछल की मीठी आवाज में कोई सुंदर सा गीत सुना रही है। बालिका अपनी माँ से कहती है कि वह देख रही है कि ये लहरें अभी अभी बालिका की तरह ही हट कर रही है। आगे बालिका कहती है कि उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि इन लहरों को न जाने क्या मिला है कि वे उमंग में भरकर खुशी से उछल रही है। बालिका को ऐसा लगता है कि ये लहरें तट तक आकर हंस-हंस कर अपनी बातें कह जाती हैं। बालिका को ऐसा लगता है कि यह लहरें कुछ गीत गुनगुनाती हैं। तो यह आप एक काम करेंगे कि आप इस व्याख्या को पढ़ने के साथ साथ अपनी पुस्तक को भी अपने साथ खोल के रखें, कविता को खोल के रखें। इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जहाँ कविता की पंक्तियों में कुछ जिज्ञासा हो तो आप वीडियो को रोक लें, फिर कविता की पंक्तियों को देखें, फिर इसको समझें। आगे बढ़ें। तो में कवि एक छोटी सी नन्ही बालिका के मन के भाव को अपनी कविता के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। वह बालिका अपनी माता के साथ समुद्र के किनारे चांदनी रात में समुद्र की सुंदरता को निहार रही है। बालिका उठती गिरती लहरों को देख रही है। बालिका ने जब शशि की परछाई को सागर की लहरों के संग तैरते देखा तो उसे ऐसा लगा कि मानो ये लहरें खेल खेलने की भावना से भरकर शशि को नभ से धरती पर बुला लाई हूँ। बालिका को रात्रि के समय लहरें शशि के साथ खेल खेलती हुई सी प्रतीत हो रही हैं, मालूम हो रही हैं, या कि लहरें शशि के साथ खेल रही हैं। रात के समय जब बालिका चांद और तारों से सजे गगन का प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन नीचे पानी में देखती है तो वह कल्पना करती है कि चांद धीमे धीमे तरंगों के साथ झूल रहा है। किसके संग झूल रहा है? यानी लहरों का के झूले में बैठकर झूल रहा है। मानो ये लहरें चांद को झूला झुला रही हैं। चांद भी खुशी खुशी लहरों के साथ खेल रहा है। बालिका अपनी माँ से कहती है कि वह देख रही है कि यह लहरें शशि को जल के झूले में धीरे धीरे झुला रही है। बालिका को ये लहरें कुछ गीत गुनगुनाती गुनगुनाती प्रतीत होती हैं। चले आगे बढ़ें। कविता की इन पंक्तियों में कवि लहरों के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि लहरें कभी भी रुकती नहीं हैं, कभी विश्राम नहीं करती। हर परिस्थिति, हर हाल में उमंग और उत्साह से
भरी होती हैं। ये लहरें हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। कवि यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के अलग-अलग रूपों से सीख लेनी चाहिए। मनुष्य को भी अपने जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो और दुख हो, रुकना नहीं चाहिए। हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, वह भी उमंग के साथ, खुशी के साथ, उत्साह के साथ। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको समझ में आया होगा। और जहां आप अपनी किताब को साथ में लेकर बैठे, तो आगे जो भी मैं पाठ पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। पाठ कौन सा है? पाठ का नाम है दया की जीत। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप पहले एक बार कहानी को खुद से रीड कर लें, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएं। कहानी को रीड कर लेने से, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगी। जब कहानी एक बार आप रीड करके समझी हुई रहेगी आपकी, तो आप आसानी से यहाँ के मुख्य बिंदुओं को ग्रहण कर पाएंगे, यानी समझ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगी कि कहानी से आपकी अच्छी से पढ़ी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। कहानी में हमने क्या देखा था कि बच्चों को परिवार के बड़ों के मुख से कहानी सुनना बहुत प्रिय है ना? किसको? तो यहाँ पे कहानी में क्या हो रहा है कि माता यशोधरा से कौन? सिद्धार्थ जो है, ये राहुल जो है, कहानी सुनने की जिद करते हैं। और माता यशोधरा उन्हें किसकी कहानी सुनाती है? गौतम बुद्ध के बचपन की कहानी सुनाती है, जब उनका नाम सिद्धार्थ था। बच्चे अपनी माँ की गोद की शीतलता और सुकून में रहकर आसानी से नैतिकता की शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि माँ के पास से राहुल अपने पिता की कहानी सुनकर पिता के गुणों की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्राचीन काल में परिवार के बालक माँ और परिवार के बड़ों की साया में इसी प्रकार जीवन की महत्वपूर्ण सीख को प्राप्त करते थे। तो राहुल भी अपनी माँ से क्या कर रहे हैं? जीवन की महत्वपूर्ण सीख को प्राप्त कर रहे हैं। कहानी से बालकों का मनोरंजन भी होता है और संस्कारों की नींव भी मजबूत होती है, जिसके कारण गौतम बुद्ध जैसे महात्माओं की सृष्टि होती है। तो यहाँ पर यशोधरा राहुल को यह कहानी इसलिए बताती है ताकि क्या है, राहुल के अंदर भी अपने पिता जैसे अच्छे गुणों का विकास हो। मानव सेवा और जीव सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो कहानी में आपने यह देखा भी होगा क्या कि सिद्धार्थ और किसकी कहानी है? देवदत्त की कहानी है। देवदत्त चचेरा भाई है और सिद्धार्थ जो है, दोनों आपस में एक संग खेलते हैं। एक दिन जो देवदत्त होता है वह एक क्या करता है? एक हंस को मार गिराता है। हंस किसके पास जाता है? सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ उसको अपने अंग वस्त्र फाड़ कर बांधता है, उसकी सेवा करता है। लेकिन देवदत्त करता है कि उस क्या करता है? उस चिड़िया को, यानी उस पंक्षी यानी हंस को मुझे दे दो। लेकिन सिद्धार्थ देने से इनकार करते हैं। तभी वो लोग जाते हैं राजा के पास और राजा क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो जो क्या जो भक्षक से रक्षक महान होता है। यानी रक्षा करने वाला कौन? सिद्धार्थ, यानी पक्षी सिद्धार्थ को ही मिलना चाहिए। तो यहीं पर यही मानव सेवा, जीव सेवा करने का पाठ हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ा है। आगे बढ़ है, दयालु है और पशु पक्षियों से प्रेम करने वाला है। देवदत्त क्रोधी और क्रूर और हिंसक है। सिद्धार्थ शांत चित्त का स्वामी है। सिद्धार्थ में सेवा की भावना है। बिंदु आगे कि एक बालक का सही पालन पोषण का आधार उसकी माँ की शिक्षाएं होती हैं। उचित और सही न्याय ही योग्य व्यक्तित्व की सृष्टि में सहायक होता है। यहाँ पर आप देखें कि सिद्धार्थ के संग सही न्याय हुआ तो फिर क्या हुआ? और यहाँ राहुल भी देखिए, एक छोटा सा बच्चा होकर भी कहता है कि नहीं, जिसने हंस को बचाया है, हंस उसी को मिलना चाहिए। तो यशोधरा ने यह देखा कि उनका जो पुत्र है वह सही निर्णय ले पा रहा है कि नहीं। भक्षक से रक्षक महान होता है। बुद्ध ने अपना समस्त जीवन सत्य, अहिंसा, परोपकार और मानव धर्म को समर्पित कर दिया। चलिए, ये कहानी हमारी यहीं पर समाप्त हो गई और सारे मुख्य बातों को मैंने यहाँ पर रख दिया है। कौन सा पार्ट? हेलन केलर। तो आप देखिए ये जो पूर्व पठित अंशों के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। तो आपने जो पढ़ा है उसके मुख्य अंशों को अभी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। विषम परिस्थिति में अपना संबल बनाए रखना चाहिए। असंभव को संभव कर दिखा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति अगर आए तो ऐसा हम रहें तो मनुष्य दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादे व आत्मविश्वास से शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। ये हमको, आपने अभी तुरंत कहानी पढ़ी है तो आपको ये समझ में आएगी अच्छी तरह से। माँ ही पृथ्वी पर वो प्राणी है जो अपने मूक और असहाय नन्हे शिशु की हर दुख, कठिनाई और पीड़ा को सबसे पहले महसूस करती है।
माँ ही बच्चों की पहली गुरु है, वह उन्हें कई छोटे-बड़े काम करना सिखाती हैं। समाचार पत्र विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एक गुरु अपने ज्ञान और सही मार्गदर्शन के बल पर विद्यार्थी के भविष्य को उज्जवल बनाता है। तो यहाँ पर माँ और गुरु का बहुत बड़ा महत्व है एक मनुष्य के जीवन में। तो आपको कहानी पता ही है कि क्या हुआ था हेलन केलर के जीवन में, कि हेलन केलर जो है छोटी थी और उनके जो माता-पिता थे, वो उनका लालन-पालन कर रहे थे। 19 महीने तक वो ठीक थी, देख पाती थी, लेकिन एक दिन उनको अचानक बुखार हुआ और वह क्या बन गई? वह बधिर और दृष्टिहीन बन गई। यानी वो अंधी हो गई और वह सुन नहीं पा रही थी। माँ ने उनको उस काम का सिखाना शुरू किया। फिर उन्हें क्या है, बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में एक समाचार पत्र से पता चला। वहाँ की संरक्षिका एनी सुलिवन से वो मिली और उनको कहा कि वो उन्हें पढ़ाएं। किसको? हेलन केलर को। और वो मान गई। हेलन केलर को उन्होंने पढ़ाया। उन्हें क्या क्या सिखाया? फ्रेंच, जर्मन सिखाया और भी भाषाएं सिखाई। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि इससे वो उन्होंने क्या की, बहुत मेहनत करके प्रयास करके उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। और उन्होंने टॉल्स्टॉय और कार्ल मार्क्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी के विचारों से परिचित हुई। और उन्होंने क्या किया, बहुत से जो संस्थान खोले। किसके लिए? विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए संस्थान खोले। उनके लिए वो बहुत से लोगों से मिली। उन्होंने विश्व का भ्रमण किया और इन्होंने ये सीख दी कि वो जो है वो कभी भी हार मानने वाली महिला नहीं है। उनके हिम्मत और हौसले बुलंद हैं और वे जानती हैं कि अगर विश्वास है हमारे अंदर तो हम अपने ध्वस्त संसार को भी सुख की रोशनी में आबाद कर सकते हैं। तो चले आगे बढ़े। अलग अलग देशों और क्षेत्रों की भाषा सीखने से एक मनुष्य वहाँ की संस्कृति, भावना और ज्ञान से लाभान्वित हो अपने समाज को लाभ पहुंचा सकता है। तो और इसके साथ साथ महान लोगों की जीवनी का ज्ञान हमें महान कार्यों की प्रेरणा देता है। यदि हम किसी की मदद करें तो ईश्वर हमारी मदद के कई रास्ते खोल देता है। प्रकृति सच में हमारी सहचरी है, यानी मित्र है। स्वावलंबी होना सफलता का संपूर्ण आधार है। खुद पर विश्वास करना एक बड़ी शक्ति है। हिम्मत और हौसले की अद्भुत शक्ति से मनुष्य कुछ भी कर सकता है, जैसा कि हेलन केलर ने कर दिखाया। तो यह पाठ जो है आपके सामने मैंने संक्षेप में पूरी तरह से रख दिया है। अब आगे बढ़ें। प्रारूप पर चर्चा। जैसा कि तो देख रहे हैं आप कि ये प्रश्न है, ऐसी कविता की पंक्तियों पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखे। मैं देख रही थी अभी अभी ये भी मुझ जैसी मचल रही, क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग में उछल रही। उपयुक्त पंक्तियों के कविता का नाम लिखे। कविता तो मालूम ही है, लहरों का गीत। और कविता में मैं और ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कविता में मैं और ये बालिका के लिए जो है मैं और ये समुद्र की लहरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आपको पूरे वाक्यों में उत्तर देने होंगे। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर बताएं कि वक्ता मचलने की बात क्यों कह रही है। तो क्योंकि यहाँ पर बोल रही है कि ये भी मुझ जैसी मचल रही, यानी बच्चे जो होते हैं हट करते हैं, मचलते हैं कुछ चीज के लिए, पाने के लिए। तो उसे बालिका को ऐसा लग रहा है कि ये लहरें भी उछलते हुए कूदते हुए मचल रही हैं, किसी चीज के लिए हट कर रही हैं, जिद कर रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा है लहरों को देखकर बालिका को। तो आपको इसको कम से कम तीन वाक्य 4 वाक्य में लिखना है। चलिए आगे बढ़ें। 0.5 यानी 0.5 मार्क्स का होगा। तो धीमे धीमे यानी धीरे धीरे, विश्वास यानी भरोसा। और इसके बाद जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में दे या वाक्यों में भी आ सकता है। तो एक दो शब्दों में विशेष करके आने वाला है आप लोग का। तो यहाँ पर आप देख सक रहे कि हेलेन की माँ का नाम बताएं। तो यहाँ पे आपको एक वाक्य में उत्तर देना है और पूरा वर्तनी पर ध्यान देंगे। कैथरीन एडम्स केलर, कैथरीन एडम्स केलर इनका नाम है। और सिद्धार्थ ने किसकी जान बचाई? कि सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई। अच्छा चलिए आगे बढ़े। किस वाक्यों से विशेषण शब्द चुने और उसके भेद बताएं। तो यहाँ पर देखिए 2 उदाहरण मैंने दिए हैं। इसमें आपको आधा अंक मिलेगा विशेषण चुनने के लिए और आधा अंक उसके भेद बताने के लिए। वर्तनी पर ध्यान दें, भेदों के वर्तनी पर आप भूल करते हैं।
जैसे राम ने 3 किलो आम खरीदा, तो यहाँ पे 3 किलो हो गया विशेषण और भेद हुआ परिमाणवाचक विशेषण। और इसके बाद ये मकान रजनी का है, तो यहाँ पर देखिए इसमें ये होगा सार्वनामिक विशेषण, और यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये संज्ञा, ये सर्वनाम है और मकान संज्ञा है, इसके साथ आया है। इसके बाद दिए गए शब्दों के विशेषण रूप लिखे, तो जैसे यहाँ पूजा है और दिन है, ये इसका लिस्ट आपके पुस्तक में पाठ में विशेषण में दिया हुआ है, उसको आपको याद करना है। जैसे पूजनीय और दिन से दैनिक। करें मंदिर और क्षत्रिय वर्ण विच्छेद आपको दिखाया गया है। हाँ, बताया गया है कि कैसे वर्ण विच्छेद आपको करना है। तो मंदिर जो है इसमें जो है आप लोगों को अंक की मात्रा जो है अ के ऊपर बिंदी लगाना रहेगा, जैसे म में हलंत और अ पर बिंदी, बस। तो इस तरह से मन, फिर द में हलंत, फिर प्लस छोटी ई, फिर र उस पर हलंत प्लस आ। उसी तरह से क्षत्रिय में, तो क्षत्रिय को भी आपको तोड़ना होगा, छ को क हलन प्लस पेट कटा स हलन प्लस अ। ठीक है, इस तरह से आप इसको तोड़ेंगे। अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद का प्रारूप में र के उचित रूप का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद आपको अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करना है, जैसे ध में र का उचित प्रयोग धर्म, और डम में उचित र का उचित प्रयोग ड्रम। उसी तरह से अ पे अनुस्वार का प्रयोग अंदर, और आंचल में अनुनासिक का प्रयोग सही होगा आंचल। तो ये आपको सोचना है कि कहां पर कैसे प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ें। मूल्य परक प्रश्न है आपके सामने। लहरों का गीत कविता के माध्यम से आप विद्यार्थियों को कौन सी सीख मिलती है? हाँ, और हेलन केलर ने दिव्यांग जनों के लिए क्या क्या किया? तो मैंने आपको बताया भी है और आप लोगों ने देखा भी है वीडियो में कि हेलन केलर ने दिव्यांग जनों के लिए क्या क्या किया है। पैसे एकत्र किए, फिर इसके बाद इन्होंने उन उन लोगों के लिए संस्थान खोले ताकि वहां पर आकर वो नई नई कलाओं को, नई नई शिक्षा को ग्रहण कर सके। फिर वहां से उनको काम काज भी बहुत बार मिलता है, और इसके साथ साथ दिव्यांग जन को पता चलता है कि वो क्या काम कर सकते हैं। इसके साथ उनको आर्थिक सहायता देने का काम, यानी ऐसे बहुत से काम जो है हेलन केलर ने किए हैं। और लहरों का गीत से क्या सीख मिलती है? आपको पता ही है कि लहरें जो है हमें सीख देती है कि जीवन में हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, मुश्किल और मुसीबत आए तो रुकना नहीं चाहिए। तो उदाहरण देना है कि जैसे लहरें उठती हैं, गिरती हैं, तट को छूती हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती, फिर वापस जाती हैं, फिर और मजबूत और बड़ी लहरों बनकर फिर आकर अपने तट के किनारों को छूती हैं। ठीक उसी तरह से हमें भी अगर हम कभी हार मान जाए या निराश हो जाए, तो फिर भी टूटना नहीं है, फिर अपने आप को मजबूत बनाना है, बड़ा बनना है, और फिर अपनी समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ना है। तो ऐसे उदाहरण देते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पठित गद्यांश में आपको शीर्षक कहानी होगी। कहानी 4 अंक में होंगे। एक शीर्षक देना होगा, उद्देश्य, सीख, मूल परक प्रश्न और वैचारिक प्रश्न होंगे एक एक नंबर के। आप उसको ध्यान से देंगे। तो अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ही चेष्टा करेंगे कि रीडिंग टाइम में ही पढ़ लें। और अनुच्छेद लेखन के लिए देखिए, हम लोग पहले टॉपिक दे देंगे, जल की बर्बादी या जीव जगत पर संकट। तो इसमें पॉइंट्स होंगे कि जल से जीवन, तो पहले उस जल से कैसे क्या क्या हमें मिलता है, जीवन कैसे मिलता है, ये लिखेंगे 2-3 वाक्य में। फिर जल का नष्ट होना, तो जल कैसे नष्ट हो रहा है वो बताएंगे। तो भविष्य में जल की कमी, तो अगर हम लोग जल नष्ट करें तो भविष्य में कैसे जल का संकट आ सकता है। और जल नहीं तो कल नहीं, अगर पानी ही नहीं रहेगा तो हम आगे कैसे जिएंगे, क्या मुश्किलें झेलेंगे। आप उसको 2-2, 3-3 वाक्य लिखेंगे। तो भी ज्यादा करके आप देखा जाए तो आप 10-12 वाक्य में आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगी यहीं तक रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें, कहानी के वीडियो को आवश्यकता अनुसार देखें, कठिन शब्दों के अर्थ को याद करें, कठिन शब्दों की वर्तनी याद करें, प्रश्नों के उत्तर को समय सीमा के भीतर खुद से लिखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अब यह है अधिगम। विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए। विद्यार्थी अपनी अधिगम क्षमता का मूल्यांकन करने में, पाठ से जुड़े अलग अलग प्रश्नों के प्रारूप को जानने में, वैचारिक क्षमता और आलोचनात्मक क्षमता को विकसित करने में, विद्यार्थी परीक्षा के पाठ्यक्रम पर अपनी पकड़ को समझने में, अपनी वर्तनी दोष को जानने में सक्षम हुए, विद्यार्थी अपने अनुभव और व्यवहारिकता को जानने में सक्षम हुए।
तो यहीं तक रहा हमारा वीडियो। धन्यवाद। अब हम अगली कक्षा में आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।